नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रैंकर्स और मैं हूं अंकित यादव। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप कभी भी सुबह उठे और आपको न्यूज़ मिले कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल ताइवान पे दागना शुरू कर दिया है और ताइवान की एक प्रॉपर इन्वेजन हो रही है और यूएस इस पे कुछ ना कर पाए। तो रिसेंटली इसको लेके अल जजीरा का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि चाइना ताइवान पे एक प्रॉपर इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहा है। तो चाइना ताइवान की इन्वेजन कैसे करेगा, उसका फ़ायदा उठा के हम पीओके कैसे वापस लेंगे, इसके नुकसान क्या होंगे और इसके फ़ायदे क्या होंगे, हम सब डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन। सो रिसेंटली न्यूज़ में रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेंड में है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने यूक्रेन पे यूज़ किया है। तो आपके ऑप्शन है: ए किंजाल, बी YJ-7, सी YJ-83, डी ब्रह्मोस 2। राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे गूगल से या फिर आपकी नॉलेज में हो, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये टॉपिक समझने से पहले आपको एक बार करंट जियोपॉलिटिक सिचुएशन देखना होगा। जो ताइवान है, इसको चाइना अपने वन चाइना पॉलिसी के अंडर इंक्लूड करता है और ये दावा करता है कि ताइवान का एक्चुअल नेम चाइनीज़ ताइपी है और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। वेरीज जो ताइवान है, ये खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। बट मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जो बड़े बड़े संगठन हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, सब ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं क्योंकि किसी को भी चाइना के साथ अपनी रिलेशन ख़राब नहीं करना। इसलिए आपने रिसेंटली सुना होगा कि ओलंपिक्स में ताइवान की प्लेयर्स को चाइनीज़ ताइपी के नाम पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और उनको चाइनीज़ ताइपी का जर्सी पहनना पड़ता है। वो ताइवान के नाम का जर्सी नहीं पहन सकते। और जो नेशनल एंथम होता है ओलंपिक्स में, वो चाइना का होता है, ताइवान का नहीं। अब आप बोलेंगे वेट, यूएस चाइना तो एक दूसरे के बहुत बड़े राइवलरीज हैं, फिर यूएस वन चाइना पॉलिसी को क्यों फॉलो करता है? तो देखिए, जी हाँ, ये डिप्लोमेसी है, कहने को हर कोई फॉलो करता है, पर ग्राउंड लेवल पे सबको पता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। बहुत सी कंपनियां यहाँ से इवॉल्व हुई हैं जो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करती हैं और यूएसए को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा कि चाइना ताइवान की इन्वेजन करे। एक बार को तो यूएसए न्यूक्लियर अटैक तक करने वाला था चाइना पे ताइवान के इशू को लेके। पर डर आज के समय इस बात का है कि जो आज के समय प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो हैं स्लीपी जो। और आप सब ने देखा अफगानिस्तान में क्या हो गया, यूक्रेन में आज रशिया क्या कर रहा है और यूएसए इसके डिफेंस में क्या कर पा रहा है। आज के समय यूएसए बस एक एड प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को और कुछ नहीं। मिलिट्रीली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यूएसए यूक्रेन की। तो देखिए, अगर यूएसए ताइवान की सपोर्ट में नहीं आया तो कोई भी कंट्री मेरे हिसाब से तो ताइवान की सपोर्ट में नहीं आने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक लेफ्टिनेंट सा बन चुका है अमेरिका का। जो मूव यूएसए करता है वही ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और नाटो फॉलो करते हैं। अगर यूएसए ही ताइवान के डिफेंस में नहीं आया तो मेरे हिसाब से कोई भी कंट्री ताइवान के डिफेंस में नहीं आने वाला। अब देखिए, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो बाइडेन की टाइम में शेकी सी हो गई है, बोल लो कमज़ोर से। इनका बोलना अलग है और इनका करना ही कुछ अलग है। अब देखिए, इस पे इंडिया की सरकार हल्की सी आलोचना करेगी और ओवरऑल हम साइलेंस रहेंगे। हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ओवरऑल हम चुपचाप ही रहेंगे और बस इतना कहेंगे कि चाइना और ताइवान को कहीं ना कहीं बैठ के शांति समझौता करना चाहिए और पीस पे ध्यान देना चाहिए। लड़ाई से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और जैसा कि हमने स्टांस आज के समय यूक्रेन रशिया पे लिया है, वही स्टांस हम लेंगे चाइना और ताइवान पे भी। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम बेनिफिट करेंगे उसमें, क्योंकि वही एक राइट टाइम होगा जब इंडिया पीओके को वापस लेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेगा। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि 1947 में कश्मीर राजा हरी सिंह के रूल के अंडर था और कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर पे धोखे से, और फिर राजा हरी सिंह ने कश्मीर को इंडिया में शामिल करने का जो शर्त था वो मान लिया था और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को वहीं पे रोक दिया जहाँ तक पाकिस्तान की जो सेना थी वो पाकिस्तान कश्मीर पे एडवांस कर चुकी थी। और आज के समय पाकिस्तान की सेना वहीं पे रुकी हुई है और जो वो इन्वेजन था पाकिस्तान का, उसको टर्म दिया गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इंडिया आज तक नहीं भूला है इस बात को और हमने ओथ लेके रखी है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। और जो ये रेड वाला पार्ट है यहाँ पे मैप में, ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको 1962 में चाइना लिया था, हम इसको भी वापस लेके रहेंगे। हमने ऐसा ओथ लिया है। और आज आज़ादी के 70 साल होने को आया है और ये मुद्दा कश्मीर फाइल्स मूवी के रिलीज़ के बाद पॉलिटिक्स में दोबारा से वापस आया है। और बीच में, और ऐसी बात नहीं है कि अचानक से वापस आया है, बीच में हमारी गवर्नमेंट के जो बहुत बड़े लीडर्स हैं जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर, ये बार बार बोलते आए हैं
कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हम जान दे देंगे इसके लिए, इसको वापस लेके रहेंगे, ऐसी बातें। तो ये एक मोरल टाइप का है और हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी कैपेबल है कि हम पीओके को वापस आराम से ले लेंगे। अब देखिए यही राइट टाइम होगा कि इंडिया पीओके वापस ले, क्योंकि दुनिया चाइना और ताइवान के इशू पे बिजी रहेगी और चाइना भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद ताइवान की इन्वेजन कर रहा होगा। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी सस्टेनेबल तो नहीं है कि वो बिना चाइना की हेल्प के इंडियन एग्रेशन को फेस कर पाए। सो घूम फिर के पाकिस्तान आएगा न्यूक्लियर बॉम्ब पे, और ये एक खतरे की बात भी है। अगर पाकिस्तान न्यूक यूज़ करेगा तो फिर इंडिया भी यहाँ से अग्नि और ब्रह्मोस दागना शुरू कर देगा। पर इंडिया की जो पॉलिसी है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेके, वो हम सब जानते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ है, और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है न्यूक्स के मामले में। पर अगर हम वही पाकिस्तान को देखें तो आए दिनों इंडिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाला पाकिस्तान, और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है न्यूक्स को लेके। आप सबको इसका अंदाज़ा इसी बात से लग जाएगा कि पाकिस्तान वही देश है, इनकी भाषा में बोले तो वही मुल्क है जिसने नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी चंद रुपयों के लिए, अपने नीड के लिए, अपनी नीड पूरी करने के लिए। अब आप बोलेंगे अच्छा ठीक है खतरा तो है, लेकिन इसके डिफेंस में इंडिया ने क्या किया? तो देखिए हमने आज के समय S-400 परचेज़ करके रखे हैं और इसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय करके रखा है। और अगर मान लो अगर पाकिस्तान ने न्यूक यूज़ किया और हम जानते हैं कि वो यूज़ करेगा, तो उसके डिफेंस में हम S-400 को एक्टिवेट कर देंगे और S-400 पाकिस्तान के एयर में ही, पाकिस्तान के एयर स्पेस में ही उस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और वहीं पे उसको डिमोलिश कर देगा, एक्सप्लोड कर देगा पाकिस्तान की एयर में ही, और इंडिया तक वो आने ही नहीं देगा। पर अगर मान लो गलती से भी एक मिसाइल छूट गया, वो इंडिया की टेरिटरी में गिर गया, तो फिर हम कैसे बचेंगे? तो देखिए इंडिया को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर्स बिल्ड करने चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास, ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब गलती से भी एक्सप्लोड करे तो उसकी रेडिएशन से सिविलियंस को कोई इफेक्ट या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो लोग रिच हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो एक घर बना रहे हैं, और तो घर के नीचे एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर भी बनवा लें और उसमें कुछ खाना अनाज वगैरह स्टोर करके रखें, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पे वो रेडिएशन से बच सकें और अपनी जान बचा सकें। अब आप बोलेंगे ठीक है, जब चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को तो उन पे सैंक्शंस लगेंगे। हम देख रहे हैं कि रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, तो उन पे सैंक्शंस लग रहे हैं। जब इंडिया पाक पीओके को इन्वेड करेगा तो क्या उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे? तो देखिए सैंक्शंस लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सैंक्शन लगाएगा? चाइना सैंक्शन लगाएगा, पाकिस्तान सैंक्शन लगाएगा। पाकिस्तान के सैंक्शंस का हमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, टर्की के सैंक्शंस का हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ तो हम पे सैंक्शन लगाने ही नहीं वाली, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगी और वो भी एक ऐसे समय में जब चाइना ताइवान का इन्वेजन कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, इंडिया यूनाइट हो जाएंगे और एक पावर शिफ्ट होगा, एक मेजर पावर शिफ्ट होगा वेस्ट टू ईस्ट में। जब और एक एशिया एक मेजर ग्लोबल पावर बन के उभरेगा, तो कहीं ना कहीं यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड को पता है कि इन्हें इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा पीओके के इशू के लेके। तो ये स्टांस रहने वाला है ग्लोबल प्रेशर का, ना के बराबर ग्लोबल प्रेशर आएगा हम पर। जो थोड़े मोटे सैंक्शंस लगेंगे उसको हम आराम से फेस कर लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? अब देखिए अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस ले लें तो एक तो बेनिफिट हमारा ये है, जो हमारा प्राइड था वो हमें वापस मिलेगा। हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्री कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, पीओके हमारा हिस्सा है, वो तो हम ले लेंगे। ऊपर से हम पाकिस्तानियों को जवाब दे पाएंगे, और फिर जो एक गेटवे है मिडल ईस्ट के लिए, ये इंडिया के लिए खुल जाएगा। हम अफ़गानिस्तान के थ्रू डायरेक्टली किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इनसे ट्रेड कर पाएंगे, ईरान से ट्रेड कर पाएंगे, वो भी लैंड रूट के थ्रू। हम पहले भी ट्रेड करते थे लेकिन हम डिपेंडेंट थे सी रूट पे, हम ईरान पे डिपेंडेंट थे चाहबार पोर्ट को लेके। अब उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब एक और फ़ायदा होगा जियोपॉलिटिकली हमको, कि पाकिस्तान और चाइना जो एक उनका सपना था पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का, ये इनका मतलब डिमोलिश हो जाएगा, इनके सपने टूट जाएंगे। चाइना का तो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान तो कटोरा लेके भीख मांगने लगेगा, उनकी ऐसी हालत हो जाएगी। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होगा। और एक और जियोपॉलिटिकली हमको ये फ़ायदा होगा कि जो पाकिस्तान और चाइना पीओके के थ्रू कनेक्टेड थे एक दूसरे से लैंड के थ्रू, इंडिया को घेर के रखा था इन्होंने, वही टूट जाएगा, क्योंकि बीच में इंडिया बैरियर बन जाएगा पाकिस्तान और चाइना के। इंडियन आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी अगर हमने पीओके वापस ले लिया तो। अब आप लोग बोलेंगे चाइना के इतने इंटरेस्ट हैं, फिर वो पाकिस्तान को हेल्प क्यों नहीं करेगा
वो तो पक्का आएगा पाकिस्तान की हेल्प करने। देखिए चाइना चाह के भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की एयरफोर्स नेवी इतनी बिजी रहेगी ताइवान की इन्वेजन करने में कि वो इंडिया के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। और अगर मान लो यूएसए ने ताइवान का डिफेंस किया, तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि चाइना इंडिया पे अटैक करे, पाकिस्तान के डिफेंस में आए। और अगर मान लो चाइना आया भी पाकिस्तान के डिफेंस में, तो आज के समय इंडिया इतना कैपेबल है कि वो जो चाइना 90% ट्रेड करता है इंडियन ओशन के थ्रू, इंडिया उसको आराम से ब्लॉक कर देगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। अब आप लोग पूछेंगे इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। तो देखिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान ये होगा कि एक जो पीओके वो लोग बोलते थे, पीओके के नाम पे जो वोट लेते रहते थे अपनी जनता से, वो नहीं रहेगा और पीओके इंडिया का पार्ट बन जाएगा। और जो बलूच लिबरेशन फोर्सेस है वो राइज़ करेंगी, सिंध लिबरेशन फोर्सेस वो भी राइज़ करेंगी। आज के समय इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है बलूच और सिंध में रहने वाले लोगों को कि आज देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हर महीने 4 से 5 बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। आप रिसेंटली देखो लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिस दिन इंडिया होली बना रहे थे उसके अगले दिन पाकिस्तान में दिवाली बना सियालकोट में, उनके मिलिट्री बेस में ही 5 से पटाखे फूट गए। और हम इतना कैपेबल हैं कि आज के समय हम पाकिस्तान को चाहे तो तोड़ सकते हैं 5 हिस्सों में, वापस लिया तो हम बलूच को लिबरेट कर देंगे, जैसे कि हमने 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट किया था। उनका जो सी पैक है वो बर्बाद हो जाएगा और वो इकोनॉमिकली सफ़र करेगा पाकिस्तान, और जियोपॉलिटिकली भी बहुत सफ़र करेगा पाकिस्तान। तो ये रहने वाला है पाकिस्तान का हाल। अब हम बात करते हैं कैजुअलिटीज़ की। कैजुअलिटीज़ क्या होंगी, तो देखिए कैजुअलिटीज़ चारों तरफ होंगी, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे चाइना की हो, या फिर चाहे ताइवान की हो। कैजुअलिटीज़ होंगी, जीते कोई भी हार यहाँ पे ह्यूमैनिटी की होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सालों में कई सालों में बना वो सब एक झटके में तबाह हो जाएगा, एक बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे लाइव्स होती हैं, लाइव्स मैटर करती हैं। आर्मी ऑफिशियल्स की लाइव्स जाएगी, जो सिविलियंस होंगे उनकी लाइव्स जाएंगी, उनकी फैमिलीज़ पे जो फिर बीतेगा वो अलग ही बात होती है। ये अलग ही दुख दर्द है जो एक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक वॉर का। अब आप लोग पूछेंगे चलो ठीक है, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा किसका होगा। तो देखिए ओवरऑल जो फ़ायदा होगा वो हमारे प्यारे भारत का होगा, क्योंकि देखिए चाइना जो ताइवान की इन्वेजन करेगा वो अपने प्राइड के लिए करेगा। क्योंकि आज के समय चाइना की जो सिटीजन उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि चाइना की सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। उनको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली रियलिटी क्या थी गलवान वैली की, कितने चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए थे, चाइना ने उनसे क्या क्या छुपाया है, कितने महीनों तक छुपाया। ये फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं चाइना इनको पूरा करने के लिए यूएस के साथ जो कोल्ड वार चल रहा है उसको पूरा करने के लिए ये ताइवान इन्वेजन करके, ताकि दोबारा जो जनता है वहाँ पे वो विश्वास बन चाइना की सरकार को लेके। अब देखिए ओवरऑल इंडिया बेनिफिट करेगा, हम पीओके वापस ले लेंगे, हमारे लिए गेट भी खुल जाएगा मिडिल ईस्ट के लिए, फ़ायदा हमारा ही है। और हम घूम फिर के आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने यूज़ किया यूक्रेन पे उसका नाम है किंजाल। इसको अगर हम बात करें तो इसको नाटो प्रोनाउंस करता है एज डैगर मिसाइल। जो इसकी स्पीड है वो 10 मैक की स्पीड है और इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है किसी भी अमेरिकन या फिर रशिया को छोड़ के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। मेरे हिसाब से जो एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने बनाया है S-500, मेरे हिसाब से वही बस इसको डिटेक्ट कर सकता है और कोई नहीं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।